नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर और आज हम पहुंचे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में और मौजूद हैं यहां की विधानसभा प्रांगण में। और ये ख़ास कार्यक्रम है राज्यनामा, जिसके अंदर हम अलग अलग राज्यों की राजधानी में जाते हैं, वहां की क्या ख़ास बातें हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं, उस राज्य की क्या उपलब्धियां हैं उनको भी जानने की कोशिश करते हैं, और साथ साथ ये कोशिश भी होती है कि इस राज्य के सामने किस तरह की चुनौतियां मौजूद हैं और उन चुनौतियों के क्या समाधान हो सकते हैं। इस चर्चा के लिए हमारे साथ कई ख़ास मेहमान मौजूद हैं और यहाँ के लोग भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। लेकिन इस राज्य की उपलब्धियों से जुड़ी हुई आइए दिखाते हैं पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। 2006 तक उत्तराखंड राज्य उत्तरांचल के नाम से जाना जाता रहा। उत्तराखंड की सीमाएं उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से लगती हैं तो दक्षिण में उत्तर प्रदेश को छूती हैं। इसके अलावा उत्तराखंड का एक हिस्सा चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी छूता है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की कई प्रसिद्ध चोटियां हैं और कई बड़े ग्लेशियर। इसके अलावा राज्य में देश के 12 बड़े इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। उत्तराखंड प्रशासनिक दृष्टि से 2 डिवीजन में बटा है, गढ़वाल और कुमाऊं। 2001 की जनगणना के हिसाब से उत्तराखंड की कुल आबादी 1,86,000 है। अगर लिंगानुपात की बात की जाए तो राज्य में प्रति 1,000 पुरुषों की तुलना में 963 महिलाएं हैं, जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। लेकिन राज्य में बच्चों का लिंगानुपात चिंता का विषय है। 2011 के आंकड़े बताते हैं कि प्रति 1,000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 886 है। राज्य साक्षरता दर के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। यहां पर साक्षरता का औसत लगभग 89% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। महिला साक्षरता दर के मामले में भी राज्य का रिकॉर्ड अच्छा है। यहां महिलाओं की साक्षरता दर भी 70% से ज्यादा है। राज्य में अगर लोगों की रोजी रोटी की बात की जाए तो अभी भी करीब करीब 3/4 आबादी खेती और पर्यटन के सहारे अपनी गुजर बसर करती है। पहाड़ी इलाका होने की वजह से राज्य में बड़े उद्योग लगाना आसान काम नहीं है, इसलिए राज्य में रोजगार के अवसर सीमित हैं और यहाँ के लोगों का पलायन एक बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए कई नीतियां तैयार की हैं, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकें। इस सिलसिले में उद्योग नीति, सूचना तकनीक नीति, बायोटेक्नोलॉजी नीति और पर्यटन नीति शामिल है। इन नीतियों में कृषि और पर्यटन नीति की कामयाबी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये 2 क्षेत्र हैं जिसमें सबसे ज्यादा आबादी अपनी रोजी रोटी कमा रही है। राज्य ने पिछले 3 दशक में कम से कम 2 बड़ी प्राकृतिक आपदाएं झेली हैं। 20 अक्टूबर 1991 को राज्य के उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली जिलों में भूकंप ने भारी तबाही मचाई। इस तबाही में 768 लोगों की जान गई और 5,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके अलावा जून 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ में हजारों लोगों की जान गई। इन दोनों ही घटनाओं ने राज्य की इकोलॉजी और अनियोजित विकास पर सवाल खड़े किए। सत्रह बरस बाद भी देहरादून राज्य की अस्थायी राजधानी है। सरकार ने गैरसैंण में राज्य की विधानसभा का नया भवन बनाया है, लेकिन सरकार अभी भी देहरादून से ही काम कर रही है। सो राज्य के लोगों के लिए एक स्थायी राजधानी अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। आमतौर पर कहा जाता है कि छोटे राज्य तेजी से तरक्की करते हैं,
लेकिन उत्तराखंड को शायद अभी भी इस मोर्चे पर कई मंजिलें तय करनी हैं। तो इस रिपोर्ट में हमने देखा कि उत्तराखंड के बारे में कई खास बातें हैं। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर 4 धाम हैं। लाखों तीर्थयात्री हर साल यहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, नेशनल पार्क हैं। देश के बड़े 12 इकोलॉजिकल पार्क उत्तराखंड में स्थित हैं। यहाँ पर बड़ा कृषि विश्वविद्यालय है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड जो है उसकी बहुत सारी खास बातें हैं और बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन क्या उत्तराखंड पिछले 17 सालों में अपने गठन के बाद जिन लक्ष्यों को लेकर चला था, क्या वो लक्ष्य पा सका है? इस चर्चा के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं जो राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी लोकसभा के सांसद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है निशंक जी कार्यक्रम में। प्रदीप टम्टा हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जागरूक नागरिक उत्तराखंड के मौजूद हैं जो अपनी बातें रखेंगे। लेकिन निशंक जी, आपके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि कई खास बातें हैं। देवभूमि है उत्तराखंड, 4 धाम है यहाँ पर, लाखों तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं। उसके अलावा ग्लेशियर्स हैं, नेशनल पार्क हैं, तो दूसरे पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं, राष्ट्रीय भी और अंतर्राष्ट्रीय भी। क्या स्थिति है अगर पर्यटन की बात करें और संसाधनों की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें? यदि आप देखेंगे तो पूरी धरती पर यदि कोई अद्भुत कोई राज्य, कोई स्थान, कोई क्षेत्र, चाहे वो पर्यावरण की दृष्टि से देखेंगे, आध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे, मानव संसाधन की दृष्टि से देखेंगे, हम ही हैं। जो ये जो हिमालय की बेल्ट है, रेंज है, इसका जो मानव संसाधन है वो देश के लिए एक उपलब्धि है। उसमें पराक्रम, उसमें अकलुषितता। तो यदि हर दृष्टि से देखें, आपने पर्यटन के बारे में कहा, हम हमेशा कहते रहे ये धरती का स्वर्ग है। यदि धरती का स्वर्ग कहीं देखना हो तो उत्तराखंड को देखना चाहिए। लोग स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं। मैं मुख्यमंत्री था तो तब मैंने स्विट्ज़रलैंड के उसको भी बहुत निकटता से अवलोकित किया था। मैं बहुत भरोसे के साथ तब भी मैंने कहा था, फिर कहना चाहता हूँ कि मेरे उत्तराखंड की धरती में 10 स्विट्ज़रलैंड समाये हुए हैं। हाँ, जो आपने कहा कि बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों को हम पार भी किया है, करेंगे भी, लेकिन संभावनाएं असीम हैं। हमारा रास्ता तेज़ी से बढ़े, नियोजन व्यवस्थित हो और जितना अभी तक का मार्ग प्रशस्त किया है उसमें भी निराश नहीं है जी। वो अच्छी उपलब्धियां हैं। इसलिए जो आपने कहा कि इस राज्य की जो संभावनाएं हैं वो बहुत विशद संभावनाएं हैं, बड़ी संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं और उस दिशा में हमको काम करना है। प्रदीप टम्टा जी, अपार संभावनाएं हैं, ये बात तो सही है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, सड़कों की ज़रूरत है या दूसरी सुविधाओं की ज़रूरत है, होटल्स की ज़रूरत है, लॉज की ज़रूरत है, क्या उन संभावनाओं को एक्सप्लॉइट किया है उत्तराखंड में? पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावना है। एक संभावना तो धार्मिक पर्यटन है, उसमें ह्यूमन कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, स्टेट का कंट्रीब्यूशन कम है। क्योंकि मुझे भी नहीं पता, न किसको पता है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ लोग कब से लोग आ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की संस्था के जो साधन सुविधाएं थी वो नहीं थी, तब भी वो आए। लेकिन दो चीज़ों पर यहाँ पर एक धार्मिक पर्यटन है जिसमें लोग आ रहे हैं, जिसमें राज्य की ओर से निशंक जी मित्र भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। राज्य का योगदान बाद में आता है, लोगों का पहला योगदान जाता है कि वो खुद ब खुद चले आ रहे हैं। लेकिन दूसरा है जिसको हम कहते हैं कि प्रकृति प्रेमी भी ये उत्तराखंड है। मसूरी है, नैनीताल है, रानीखेत है, सुंदर पीक है, एडवेंचर का नया क्षेत्र है। इसमें भी अपार संभावनाएं इस राज्य में है। कुल मिलाकर के इस राज्य की पर्यटन की संभावनाओं को हमको बनाना है। 17 साल किसी राज्य के विकास के लिए कम नहीं होते हैं। उस ओर जो संभावनाएं ढूंढी जानी चाहिए थी वो बहुत हम आगे नहीं बढ़ा। टम्टा जी, मैं आपको फिर मौका दूंगा। हमारे साथ बहुत सारे नागरिक यहाँ पर मौजूद है। आप में से पर्यटन की संभावनाओं को लेकर अगर कोई बात करना चाहता है, आप कोई सवाल पूछना चाहता है, जी आप खड़े होकर अगर बात करेंगे तो, और अपना नाम और परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रतन सिंह असवाल है। मैं साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में सन 1997 से काम कर रहा हूँ
पर्यटन की बात यदि हम करते हैं तो साहसिक पर्यटन की यदि मैं बात करूंगा तो उत्तर प्रदेश के ज़माने में हमारे लिए ज़्यादा आसान होती थी परमिशंस लेना और काम करना। लेकिन उत्तराखंड गठन के बाद इसमें बहुत सारी विंडोज़ खुली हैं और हमको एक स्थान की जगह कई स्थान पे जाना पड़ता है और परमिशनें कभी कभी 1 महीने की जगह 3-3, 6-6 महीने में मिलती हैं जब व्यवसाय मतलब जो है सीज़न ख़त्म हो जाता है। उसका ताज़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा गंगा में रिवर राफ्टिंग बीच कैंपिंग का, कि 3 साल पहले एनजीटी ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। राज्य सरकार द्वारा उसको खोलने उसको प्रतिबंध हटाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं किए गए, तो वो लगातार रहा। उसके बाद जो बीच कैंपिंग संगठन है उन्होंने उनके प्रयास से ही उसमें 25 बीच कैंपों को खोलने की परमिशन दी गई जी। जो कि आज तक राज्य सरकार ने, पिछली हरीश रावत सरकार और त्रिवेंद्र सरकार में अभी तक वो परमिशनें नहीं मिली हैं, जिससे कि हजारों लोग, लगभग 35,000 लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे लोग, जो कि आज की डेट में बेरोजगारी की स्थिति में हैं। अपना नाम बता दीजिए, परिचय दे दीजिए मेरा नाम अपना थोड़ा सा। वेद विलास नियाल है। दरअसल पर्यटन की जो बात है उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने, यहाँ तक कि उत्तराखंड क्रांति दल ने भी, उनकी कार्य संस्कृति एक ही है और उसमें हम पर्यटन की तो बात करते हैं, लेकिन आज हालात ये है कि गांव में भी कोई जाना नहीं चाहता है, ना अधिकारी जाना चाहते हैं, ना नेता जाना चाहते हैं, और न जाने क्यों सबको मैदान में भी देहरादून रास आता है। तो हम पर्यटन को कैसे बढ़ाएं? दूसरा ये है कि हमारे पर्यटन को हमने केवल 4 धाम मान लिया है, जबकि उत्तराखंड का पर्यटन केवल 4 धाम नहीं है, इसका बहुत बड़ा सर्किट है। अगर ये जोड़ा जाता तो उत्तराखंड बहुत बड़ा बन जाता, लेकिन हमारे उत्तराखंड में राजनीति इतनी प्रबल है कि लगता है कि केदारनाथ ही उत्तराखंड हो गया है। हम बद्रीनाथ की बात नहीं करते, यमुनोत्री की बात नहीं करते, केदारनाथ की राजनीति कर रहे हैं। जी, आप भी अपना नाम और परिचय थोड़ा। मैं गंभीर सिंह चौहान और नवक्रांति स्वराज मोर्चे से सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, जैसे से एडवोकेट हूँ। नंबर 1 फॉल आपके चक्रोता टाइगर फॉल है जी। सर, आप बात करोगे टाइगर फॉल है, टाइगर फॉल तक अभी तक आप जाने के आपके पास कोई ऐसा, उन्होंने अभी तक कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं बनाई कि वहाँ कैसे यात्री जाएं या उसको कैसे डेवलप करें। उसे आगे हनोल है और वहाँ इतने पर्यटक क्षेत्र की दृष्टि से इतने क्षेत्र है वहाँ पे कि वहाँ उसका बहुत उत्थान हो सकता है। परंतु क्या इन्हीं 4 क्षेत्रों को देख रहे आप, जो चारों धाम है, और इसमें भी मेरे को लग नहीं रहा जो 16-17 साल पहले जो स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। आज भी कोई स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। इसीलिए चक्रोता में आज के डेट में मैं चाहता हूँ क्यों नहीं एक नया पर्यटक स्थल की आप लोग उत्थान करें। तो आज भी एक एशिया का नंबर 1 टाइगर फॉल उत्तराखंड में है और वहाँ पे इतनी बुरी दशा आज के डेट में। तो मैं चाहता हूँ सर आप जी वो जवाब देंगे। कोई और पर्यटन से जुड़ा हुआ कोई सवाल? राज्यसभा आप माइक दे दीजिए, आप सामने माइक। पर्यटन विषय पर बातें हो रही है जी, क्योंकि पर्यटन का जो स्कोप है इसके बारे में भी चर्चा हुई, कई लोगों ने बताया इसकी अपार संभावनाएं हैं। परंतु जब उत्तराखंड राज्य बना तो इसके जो बजट का एलोकेशन जो है पर्यटन विभाग के पास नहीं के बराबर हुआ है, क्योंकि जब संसाधन नहीं होगा, बजट नहीं होगा तो कैसे विकसित किया जाएगा। क्योंकि हमने देखा डिस्ट्रिक्ट प्लान है, उसमें छोटी छोटी योजनाएं हैं, मंदिरों का सौंदर्यीकरण है, पथकर है, इस तरह के है संभावना है। तो संसाधन तो चाहिए, जब बजट होगी उसके। और उसका दूसरा यह है कि जो काम करने वाले जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वही अभी क्लियर नहीं है, ढांचा बहुत कमज़ोर है। सर मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद है। मेरा एक सवाल है, यहाँ पे दोनों सर यहाँ पे हैं, कि सर हम लोग जब पर्यटन की बात करते हैं तो पर्यटन का जो संबंध है कहीं ना कहीं रोजगार से है, यहाँ के लोगों से है। लेकिन सर आज अगर हम जितने भी पर्यटन स्थल की बात करें, चाहे वो मसूरी हो या अल्मोड़ा हो, रानीखेत हो, जागेश्वर हो, काफ़ी कुछ पर्यटन स्थल हमारे उत्तराखंड में है। लेकिन सर वहाँ पे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो अगर हम एक सर्वे करें तो कितने होटल यहाँ के लोगों के हैं, कितने जो पर्यटन स्थल पे जो उनके काम चल रहे, बिजनेस चल रहे, वो यहाँ के लोगों के नहीं है। वो बाहर के लोग आते हैं, यहाँ पे उनका बिजनेस हो रहा, तो यहाँ के लोगों को कहाँ फ़ायदा मिल रहा। हम लोग बात कर रहे हैं कि पर्यटन स्थल डेवलप होने चाहिए। जब बाहर के लोग आके यहाँ निवेश करते हैं, होटल बनाते हैं, लेकिन रोजगार तो यहाँ के लोगों को मिलता होगा। सर यहाँ के लोगों को आप देखिए, उनकी कंडीशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आज आप नैनीताल में जाइए और भुट्टा बेचने वाले जो वो नैनीताल के किनारे जो भुट्टा बेचते हैं, उनसे पूछिए कि वो कितना कमाते हैं दिन में। निशंक जी, संक्षेप में ये अपार संभावनाएं हैं और क्या क्या संभावनाएं हैं ये आप बता चुके हैं। बड़ा सवाल ये है इंफ्रास्ट्रक्चर के, जैसे उन्होंने कहा टाइगर फॉल है, वहाँ तक पहुँचने की व्यवस्था अभी तक नहीं है। उत्तराखंड में जहाँ तक मेरी जानकारी है नई पर्यटन नीति तैयार हुई है, उसकी बात हो रही है। क्या योजना है कि क्योंकि वो रोजगार से जुड़ा हुआ बहुत अहम एक श्याम जी,
पहले तो मैं ये कहूँगा कि राज्य जिस दिन बना था कितने लोगों को मालूम है कि कहाँ पर था। नंबर एक, 17 वर्ष की उसकी यात्रा कहाँ तक पहुँची। नंबर दो, कुछ फैशन सा हो गया कि 17 साल में कुछ हुआ ही नहीं। पहले तो इस फैशन को ख़त्म करना चाहता हूँ मैं, ये अच्छा नहीं है। किसी राज्य की प्रगति के लिए नकारात्मक सोचना मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, हिमालय की बेल्ट के जितने राज्य हैं, ये इन सारे राज्यों में कहीं नंबर 1 है तो मेरा उत्तराखंड है। तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर मैं इस बात को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्री भी रहा हूँ, मैं इस राज्य का पहला फाइनेंस मिनिस्टर भी रहा हूँ, नियोजन मंत्री भी रहा हूँ, मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री भी रहा हूँ। जहाँ तक पर्यटन की बात आती है, एक तो इस सब चीज़ को राजनीतिक शब्द से नहीं जोड़ना चाहिए। पार्टी कोई भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, वो यहीं के लोग हैं, यहीं के लोग चला रहे हैं, बाहर से आकर के कोई सरकारों को नहीं चला रहे हैं। जब हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ की बात करनी चाहिए, वो कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं हो। उसको राजनीतिक एंगल जब देते हैं तो फिर गिरावट आती है। मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी हमारे राज्य उत्तराखंड हिमालय बेल्ट की राज्यों में पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत अवस्थापनाओं में नंबर 1 है। उदाहरण के लिए जौलीग्रांट एयरपोर्ट, पंतनगर एयरपोर्ट, पिथौरागढ़, गौचर और चिन्यालीसौड़, किसी हिमालय राज्य जो 30-30 साल, 35-40 साल पहले बने हैं उनमें इतनी अवस्थापना नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सड़क है, जिस दिन हमारा राज्य बना था उस दिन 5,565 किलोमीटर की सड़क थी। आज लोगों को मालूम है 32,500 किलोमीटर सड़क हो गई। राज्य देश की आज़ादी से लेकर और राज्य बनने तक केवल 5,565 किलोमीटर, और आज 32,500 किलोमीटर वो ज़मीन पर है, आसमान में नहीं है। दूसरा एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि ये जो एयरपोर्ट जहाँ आप उतरते हैं, मुझे याद है कि जब हमने इसको शुरू किया था तो कोई आने को तैयार नहीं था, और हमने जितनी भी एजेंसी हैं उनसे संपर्क किया और अंततोगत्वा ये अपनी एयरलाइन से कहा कि आप कैसे भी करके लाए। उन्होंने कहा कि 60% पर जितने कम सीटें होंगी उसका MOU करके उसका पूरा राज्य को करना पड़ेगा, और हमने उस दिन केवल 60% पर जो बीच के जितने कम सीटें होंगी उसका मुआवजा दिया। लेकिन आज इन 17 सालों बाद, एक सप्ताह पहले जब मैंने एयरपोर्ट के उस अथॉरिटी का भी मैं चेयरमैन हूँ, जब मैंने उसकी मीटिंग की तो ये देश का पहला एयरपोर्ट ऐसा बन गया जिसने 100% अपनी ग्रोथ को बढ़ाया। देश का पहला नंबर, जहां हम नहीं आ रहे थे इस समय, पिछले साल 5 और 6 लाख पर्यटक आया केवल एयरपोर्ट में, इस समय 10 लाख को भी क्रॉस कर रहा है। निशंक जी, लेकिन और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारे पास बहुत संभावना है। जैसे चौहान जी ने अभी कहा, बहुत अच्छा कहा कि हमारे पास ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां की बहुत व्यापक संभावनाएं हैं। अभी हमारा मार्ग कहीं रुका नहीं है, बढ़ेगा, लेकिन हम निराश नहीं हैं। रतन भाई ने कहा साहसिक पर्यटन, मुझे मालूम है कि चाहे हमारा ओली हो, चाहे वो जल क्रीड़ा का जो है 65 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र का अपने में एशिया का सबसे बड़ा डैम हमारा टेहरी हो, और चाहे जिसकी उन्होंने बात की, इसकी बहुत संभावनाएं हैं और ये करना चाहिए। जहाँ तक ये इन्होंने राफ्टिंग का किया है, बिल्कुल सही बात है, उसकी ज़रूरत है। मैं पिछली बार उनसे भी मैंने बातचीत की थी और वो निश्चित रूप में कर लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, वेद ने कहा कि केवल केदारनाथ पूरी दुनिया का शिखर है, केवल केदारनाथ का विषय नहीं है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यदि आप इस प्रदेश की आर्थिकी को देखेंगे तो पर्यटन और अधिकांश तीर्थटन पर ही निर्भर करता है देश, इस प्रदेश की आर्थिकी का, वो विभिन्न क्षेत्रों में। तो वो भी बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। ममता जी, आपके पास आना चाहूँगा। आपने सब लोगों को सुना कि बहुत सारी संभावनाएं हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा इशू है, बहुत काम हुआ भी है, लेकिन अभी काफ़ी बाकी है। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब केदारनाथ में आपदा आई थी, वो प्राकृतिक आपदा थी,
जाहिर है कि ऐसी आपदाएं आ सकती हैं, लेकिन आपदा में जो रिस्पांस का सिस्टम होता है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या उसके बाद जो एक सबक भी मिलता है, एक अवसर भी पैदा करती हैं आपदाएं, क्या उस अवसर का फ़ायदा उत्तराखंड में उठाया गया है? नई तरीके से वहाँ पर सुविधाओं को बहाल किया गया है? देखिए, केदारनाथ का जिक्र अभी किया और साथी ने कहा कि सिर्फ केदारनाथ पे ही लोग जोड़ रहे हैं। केदारनाथ एक प्रतीक बन गया था, क्योंकि जब 2013 की आपदा आई थी वो सिर्फ केदारनाथ में नहीं आई थी, उत्तराखंड का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था। मैं उस समय लोकसभा सदस्य था, मेरी पार्लियामेंट्री से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ क्षेत्र है वो पूरी तरह से उसमें था, उत्तरकाशी पूरी तरह से उसमें था जी। लेकिन केदारनाथ में कि ह्यूमन जो कैजुअलिटी थी, जो पर्यटन हमारा फंस चुका था, इसलिए दुनिया का ध्यान वहाँ गया और केदारनाथ का सबक लिया भी गया है। केदारनाथ का सबक लिया जाना चाहिए और बहुत कुछ लिया जाना है। एक चीज़ है, एक चीज़ जो हम सबको देखना पड़ा, उत्तराखंड के जो नेचुरल रिसोर्सेस है, जब तक ये जो संभावना है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये यहाँ की ब्यूटी है, जो यहाँ के पर्यटन रिसोर्सेज है, इनका नियोजित उपयोग होना चाहिए, क्योंकि ये आज की धरोहर नहीं है, आने वाले समय की भी धरोहर है। बहुत सी चीज़ें बन जाती है। मेरे साथी ने कहा, रतन है मेरे मित्र, एनजीटी का भी उदाहरण दिया। साहसिक पर्यटन है कि क्षेत्र में एनजीटी ने क्यों रोक लगाई? ये गवर्नमेंट का, मुख्यमंत्री जैसा निशंक जी ने कहा, ये हमारे लिए सवाल नहीं है, कांग्रेस का है, बीजेपी का है। आखिर गंगा में जब आप जा रहे हैं, गंगा के किनारे छोटे छोटे वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं टेंट बना करके, उनका जो ह्यूमन एक्सट्रैक्ट होगा, मल होगा, वो कहाँ जाएगा? उनकी क्षमता में नहीं है। तो एनजीटी कह रही थी भाई इसका उपयोग सरकारों को करना चाहिए, ह्यूमन मल गंगा में नहीं जाना चाहिए। इसको जो वहाँ पर पर्यटक, जो लोग अपना कैंपिंग कर रहे थे, वो छोटे व्यवसायी थे, उनकी बस में नहीं था, तो उसके लिए कहीं ना कहीं स्टेट को रिस्पांस देना पड़ेगा। ये सवाल है। पर्यटन से जो बात निकली है वो बात ये निकली है कि पर्यटन रोजगार का भी एक बड़ा साधन है। और अभी तक की चर्चा में जो हमने शुरू में कहा कि साक्षरता के मामले में जो राष्ट्रीय औसत है उससे बेहतर औसत है उत्तराखंड का, लेकिन एक मुद्दा बार बार उत्तराखंड के मामले में सामने आता है, वो है पलायन। अब वो सकारात्मक पलायन है या नकारात्मक पलायन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप दोनों के पास भी आऊँगा, लेकिन एक आंकड़ा, अगर जनगणना का आंकड़ा हम देखें, 2001 से 2011 के बीच में अल्मोड़ा और पौड़ी, दो ज़िलों की अगर बात करें, 10,000 आबादी वहाँ की कम हुई, घटी। बाकी शहरों में आबादी बढ़ रही है। दूसरा जो एक फैक्ट है आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा, आप सबको मालूम ही होगा, आप सब लोग इस चर्चा में शामिल रहते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं आप, कि लगातार मैदानी इलाकों में आबादी बढ़ रही है। एक आकलन के हिसाब से करीब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 540 लोग, अगर देहरादून की बात करें आप, लोग रहते हैं। और अगर आप पहाड़ी इलाकों की बात करें तो 45 से 50 लोगों के बीच में पर स्क्वायर किलोमीटर आबादी है। जाहिर है वो दुर्गम इलाका, वहाँ आबादी कम होगी, लेकिन वो लगातार कम हो रही है। और विधानसभा की सीटें भी पहाड़ी इलाकों में परिसीमन में कम हुई, क्योंकि आबादी कम हो रही है। उत्तराखंड जब बना था, पहाड़ी राज्य के नाम पर बना था। मैं आप लोगों के पास आऊँगा, लेकिन जो पहाड़ी राज्य के नाम पर उत्तराखंड बना था, क्या उसकी वो अवधारणा बदल नहीं रही है? क्या उसको खतरा नहीं पैदा हो रहा है? मैं आप लोगों के पास आना चाहूँगा पीछे से। आप आगे से हमने बात की, पीछे माइक दे दीजिए, पीछे आपके पास भी मैं आऊँगा। अपना नाम बता दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम विजयपाल रावत है। ये हिमालय राज्यों में ये पहला स्टेट है जिसका अपना भू कानून नहीं है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति भूमि खरीद सकता है, ऐसा हिमालय स्टेट में कहीं नहीं है। ये पहला हिमालय स्टेट है जिसकी अपनी राजधानी नहीं है। ये पहला हिमालय स्टेट है जिसके पहाड़ में एक भी बस डिपो नहीं है। जो उत्तर प्रदेश में थे वही हमारे पास है। ये पहला हिमालय स्टेट है जिसकी जो अपनी रोडवेज डिपो है, उसकी प्राथमिकता दिल्ली और अन्य शहरों में बस पहुंचाना है। जी, आपने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए, आप सामने माइक दे दीजिए प्लीज। जब भी हमारे राज्य में जब इलेक्शंस होते हैं तो सर सारे ही जो नेता हैं, बड़े नेता, वो क्यों आके मैदान में इलेक्शंस लड़ते हैं? क्यों वो पहाड़ी क्षेत्र से या गांव के क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ते? सर, अगर आपको नहीं लगता कि अगर सर पहाड़ी क्षेत्र से ही चुनाव लड़ा जाए और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं अगर वो पहाड़ी क्षेत्र में इंटरेस्ट दिखाएं तो पलायन की तो सर समस्या ही खत्म हो जाएगी? क्योंकि वहाँ पर सर किस चीज़ की कमी है? सिर्फ फैसिलिटीज़ की तो कमी है, शिक्षा की कमी है। सर, शिक्षा की वजह से ही लोग सर प्लेन्स की तरफ भाग रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि सर अगर हम
पॉलिटिकल जो हमारे लीडर हैं अगर वो पहाड़ क्षेत्र की ओर थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ को लेकर, तो सर पलायन हमारे यहाँ से खत्म ही हो जाएगा। मैं लक्ष्मी बिष्ट। सर पहाड़ों के लिए अगर डॉक्टरों की बात कर रहे हैं तो कोर्ट आके आदेश दे रहा है आप लोगों को कि आप लोग डॉक्टरों को वहाँ पे भेजिए पहाड़ों में, कि आपकी गवर्नमेंट ये निर्णय खुद नहीं ले पा रही है कि हम लोगों को ये चीज़ खुद करनी चाहिए। और आप बोलना चाहेंगे जी? आप माइक इधर दे दीजिए। मेरा नाम पूजा पोखंडी है और मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं सांसद जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि भी हम पलायन की बात कर रहे हैं तो आप अपने आंकड़ों से बताइए कि आपके कितने एमएलए ने अपने अपने क्षेत्रों से पलायन करके देहरादून में बसे हैं। जब हमारे जो चिन्हित नेतागण हैं, जो हमारे चिन्हित एमएलएज और एमपीज हैं, वो अपने सांसद क्षेत्र और अपने क्षेत्रों में नहीं रहेंगे तो आप किसके पलायन की बात कर रहे हो? दे शुड गो एंड सेटल देयर। सुरेश चंद पचौरी, श्री गुरु रामदास विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग से। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको थोड़ा सा मजबूत करने की ज़रूरत है अगर पलायन को रोकना है, और शिक्षा भी ऐसी जो रोज़गार दे। हमारे यहाँ जो प्राय देखने में आ रहा है, प्राथमिक विद्यालय सरकार ने खोल रखे हैं, थोड़े से माध्यमिक विद्यालय भी खोल रखे हैं, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की संख्या देहरादून जो राजधानी है यहाँ पर तो हर तीसरे 3 किलोमीटर पर एक विश्वविद्यालय नज़र आ रहा है, जबकि अगर हम पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ किलोमीटरों विश्वविद्यालय नहीं है। महाविद्यालय भी एक आध जैसे गवर्नमेंट हो गया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होगा, बाकी तहसील क्षेत्र में या वहाँ नहीं है। तो मेरा अपना सुझाव है कि ये शिक्षा का अगर स्तर सुधारा जाए और उसमें रोज़गार परक शिक्षा अगर दी जाए, जैसे चाहे पर्यटन से संबंधित है, चाहे वो आपके अन्य किसी रोजगार से संबंधित है, उसको उससे जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की जो बेरोजगारी की स्थिति है वो ख़त्म होगी और उसमें जो पलायन है वो भी रुकेगा। जी आप माइक पास कर दीजिए, अपना नाम बता दीजिएगा, अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मानसी है। मेरा सवाल निशंक सर से है। सर मैं ये जानना, इससे पहले थी कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस सत्ता में रही इस राज्य में, काफ़ी राज किया, लेकिन नारेबाजी हर जगह जब चुनाव सामने आते थे तो सिर्फ यही होता था कि रोज़गार दिलाया जाएगा, या फिर जो पलायन की समस्या हो रही है, लोग गांव से शहर की ओर पलायन हो रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, उस पर अंकुश नहीं लगा, जैसे कि सवाल सर ने किया, इन सर ने। अब बीजेपी की सत्ता है, आपकी सरकार है, तो क्या इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लग सकता है? क्या गांव से शहर की ओर जो लोग पलायन के रोजगार के लिए आ रहे हैं, क्या उस पर अंकुश लगाया जा सकता है? कोई और एक और सवाल सर, सबसे बड़ी समस्या जो उत्तराखंड की है वो है नशा और ये पलायन, अल्कोहल, यानी कि गांव के लोगों पर, ये स्पेशली युवाओं पर बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या ये इस पर आपकी सरकार काम करेगी? क्या आगे की कोई रणनीति है आपकी सरकार की? मेरा नाम गजेंद्र जोशी है जी। मैं पलायन के ऊपर कहना चाहूँगा कि वास्तव में अगर इस समय पलायन है उत्तराखंड में तो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके पलायन है, क्योंकि जितने भी हमारा पहाड़ है, अस्कोट से लेके आसकोट तक, हम किसी भी जगह की अगर बात कर ले, सपोज अगर त्यूनी में किसी की अगर उंगली कटेगी तो उसे टीटनेस के इंजेक्शन लगाने के लिए देहरादून आना पड़ेगा, विकास नगर आना पड़ेगा उससे पहले, जबकि वहाँ से और यहाँ का जो सफ़र है लगभग 7 से 8 घंटे, वो भी तब अगर उनसे गाड़ी मिली। पहली बात। दूसरा ये है कि जितने भी हमारे सरकारी विद्यालय, माननीय डॉक्टर साहब ने भी बात की कि हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा हब है, बाहर से लोग पढ़ने आते हैं, बहुत अच्छी बात है, आते हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के निवासी है अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 1 से 1.5 लाख सरकारी स्कूलों में बच्चे कम हो रहे हैं। जी, आपकी बात समझ में आ गई। मैं आप सब लोगों के पास आऊँगा और चर्चा करेंगे, कई और मुद्दे हैं, लेकिन पलायन का जो मसला है, मैं आप निशंक जी आपके पास आना चाहूँगा। पलायन में कोई बुराई नहीं है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हर व्यक्ति को ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो अवसर प्राप्त करने के लिए शहरों में जाए, न सिर्फ देहरादून जाए, वो दिल्ली जाए, बेंगलोर जाए। लेकिन उत्तराखंड में जो पलायन का मसला है, क्या ये पलायन सकारात्मक है? बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, या जैसा उन्होंने कहा कि क्योंकि वहाँ स्कूल अच्छे नहीं हैं, डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, मजबूरी में उनको अपने गांव छोड़ने पड़ रहे हैं? जो पलायन की बात हो रही, सबसे पहले तो ये भी एक फैशन हो गया पलायन। जी, पलायन हो गया। वो लोग बात करते हैं ज़्यादा जो कभी पहाड़ में रहते ही नहीं है। जी जी। वो लोग ज़्यादा शब्द में 90%। दूसरी बात, अभी मैं आप पर आ रहा हूं। जी प्लीज। दूसरी बात, पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि पहाड़ को हम किस आधार पर नियोजित करना चाहते हैं। 70% यहाँ वन क्षेत्र है, 30% जो जमीन है उसी में मेरी दुकान है, मकान है, गांव है, शहर है।
एक गांव में मेरे 4 खेत हैं जी। मेरे 4 भाई हो गए, चारों खेतों के 4 हिस्से हो गए। आज जितनी आबादी उत्तराखंड में है उससे 1.5 गुना आबादी बाहर है, चाहे मुंबई है चाहे मेरठ है। यदि उनको एक बार कह दे सारे लोग वापस आ जाओ तो उनको मकान बनाने के लिए भी मेरे पास स्थान नहीं है। जब मालपा प्रकरण हुआ था और ये हुआ था तो हम उन गाँव के लोगों को कहाँ बसाएं, ये भी ज़मीन नहीं थी। यदि हरिद्वार और उधम सिंह नगर उत्तराखंड की धरती पर नहीं बसता तो वो भी बसने के लिए नहीं है। तो पहली बात तो ये लोगों को भी समझ में आना चाहिए, जो पलायन की बात करते हैं, कि जो हमारी परिस्थितियाँ हैं, जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, उसके अनुरूप कौन सा वहाँ उद्योग हो सकता था। नंबर 1, प्रतिस्पर्धा तो मार्केट में करनी पड़ेगी। मार्केट हमारा नहीं है, हमारी आबादी कम है, हमको प्रतिस्पर्धा के लिए मार्केट जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा मेन है वो हमारा जड़ी बूटी, हमारा पर्यटन, हमारा तीर्थाटन, हमारी जैव विविधता और हमारी शिक्षा। अभी पता नहीं किसी ने कहा कि शिक्षा की बात, क्या अल्मोड़ा हमारा विश्वविद्यालय नहीं बन रहा है? क्या अल्मोड़ा, क्या श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर? माफ कीजिएगा, मैं टोकता नहीं हूँ मेरे मेहमानों को, लेकिन मैं आपसे थोड़ा संक्षेप में जानना चाहता हूँ कि ये बात तो सही है कि मैंने जैसे शुरू में कहा, नहीं मैं जानकारी तो दे दूं आपको, नकारात्मक नहीं होता है नहीं, और कुछ व्यवहारिक, नहीं मैं जानकारी देना चाहता हूँ। लेकिन निशंक जी, आपके माध्यम से मैं ये जानकारी, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस पलायन को आप सकारात्मक मानते हैं, पहली बात, और दूसरी बात कि जो गांव हैं उत्तराखंड के उनको सड़कों से जोड़ने का सवाल है या वहाँ पर डॉक्टर पहुँचने का सवाल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देहरादून में आके बस गए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे क्योंकि वो गांव से रोज़ देहरादून काम करने नहीं आ सकते, इसलिए उनको आना पड़ता है। अगर अच्छी सड़कें हो जाएं, यातायात के अच्छे साधन हो जाएं, तो शायद वो गाँवों में रहना चाहें। असल में जो गाँवों की स्थिति है, कोई भी यदि थोड़ा सा लीक पड़ गया ठीक स्थान पर है तो वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसे स्थान पर लाना चाहता है। अंग्रेजी स्कूल जी, हमारे जैसे अभी चर्चा की कि वहाँ भी जहाँ स्कूलें, हमारे प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं जी, वो उनका सवाल ये हो सकता है कि क्या प्राइमरी एजुकेशन पर शिक्षा का स्तर क्या है, ये सवाल हो सकता है। लेकिन जो भी आता है शिक्षा का क्षेत्र, हमारे पास 20 और 21 विश्वविद्यालय हैं जी, और आपको जानकर के खुशी होगी कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक के विश्वविद्यालय हैं। बरसात जैसे औद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय, जिस बच्चे ने मुझे मालूम है, जिस बच्चे जी असवाल जी बताया ना, जिस बच्चे ने कभी देख, मैं बरसात गया हूँ अभी, तो मैं ये कह रहा हूँ, संक्षिप्त में मेरा ये कहना है कि जिस नियोजन की उत्तराखंड के जो गाँव की, क्योंकि ये जो सिडकुल हरिद्वार है या पंतनगर सिडकुल है या देहरादून सिडकुल है, यदि इसमें 5-7 लाख नौजवान काम कर रहे हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तो इसी राज्य में है जी। एक बात तो ये। दूसरी चीज, जिस विकास की नियोजन का जितना मैं समझता हूँ, हमको जो चीज़ पे प्रतिस्पर्धा बाहर नहीं है, जैसे आयुर्वेद है जिसमें जड़ी बूटी सजीवनी बूटियाँ हैं, वो हमारे पहाड़ पर है, उसका बोर्ड भी बना है, उस आधार पर हमको आगे चलना है। पर्यटन के क्षेत्र में हमको आगे चलना है, जैव विविधता के क्षेत्र में हमको आगे चलना है, और जो वानिकी और उद्यानिकी है इस क्षेत्र में हमको आगे चलना है। लेकिन ये अचानक जादू का भी नहीं होगा, इसको चरणबद्ध तरीके से। और अभी 17 बरस ही हुए हैं राज्य को बने हुए और काफी काम। टमटा जी, पलायन को 2 रूपों में लेना पड़ेगा। एक है सकारात्मक पलायन, जिसको ये पहाड़ की संस्कृति है, यहाँ की नदियाँ यहाँ बहती हैं और दुनिया के सागर में दुनिया की सेवा करते हैं। यहाँ के नौजवान को भी कि अगर वो स्किल्ड पलायन है, वेल इक्विप्ड पलायन है, तो देश में जाएगा, दुनिया में जाएगा, मानवता की सेवा करेगा जी। पलायन जब करता है अपने क्षेत्र को, जो रेपिटेंस बेचता है उससे फ़ायदा होता है, जहाँ जाता है उसका भी फ़ायदा है। लेकिन एक पलायन है मजबूरी का पलायन, फोर्स पलायन, जब गांव में अवसर नहीं है, वो इस समय चिंता का विषय है। उत्तराखंड राज्य बनने से पहले सिर्फ यहाँ 3 तरह के पलायन थे। पहला पलायन जो पहले इस उत्तराखंड में रोजगार के लिए पलायन होता था। आज और इस समय उत्तराखंड में 52%, एक नई स्टडी आई है, 52% रोजगार के लिए पलायन है
और उसके बाद शिक्षा स्वास्थ्य के लिए 52% आउट ऑफ स्टेट पलायन है, बाकी विद इन द स्टेट पलायन। एक चीज़ स्टेट पलायन में दो तरह की है कि रोजगार के लिए परिवार का एक सदस्य राज्य से बाहर जा या कहीं जा चुका है और पत्नी बच्चा अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हम क्या कहते हैं वो अपने शहरों में आ चुका है, अपने ज़िले के अंदर विद इन डिस्ट्रिक्ट प्लान है। इसके लिए सरकारों ने कोशिश भी किया, जैसे पिछली सरकार ने, अगर ये सरकार उसको और आगे बढ़ाए कि हमने गांव की शिक्षा को सुधारने के लिए हर ब्लॉक स्तर पर 5 स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप करने की चाहिए कि गांव में अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो जाएगी तो पलायन रुकेगा। लेकिन मुख्य पलायन है गांव के अंदर अवसरों को क्रिएट करना होगा। सबसे बड़ा है खेती, हमारी आज भी आजीविका की सबसे बड़ी सोर्स है। उस खेती पर नए अवसर पैदा करने पड़ेंगे। जो हमारी ट्रेडिशनल खेती है उसके साथ जो हमारे क्रॉप पैटर्न पर बदलाव की ज़रूरत है। हमारे वहाँ कैश क्रॉप की संभावना है और सबसे बड़ी संभावना है, अगर आप इस देहरादून के अगल बगल में देखें, इसी पुरोला की ओर सितंबर अक्टूबर में प्रतिदिन सैकड़ों हजारों ट्रक आते हैं यहाँ पर। उसी तरह मेरे क्षेत्र में है, इजराइल को डीप इरिगेशन का सबसे बड़ा वो माना जाता है और मैं कहता हूँ इजराइल नहीं, उत्तराखंड का अल्मोड़ी जिले के रानी के आसपास के लोग हैं डीप इरिगेशन में। एक बार मैं भ्रमण में गया था कि माँ होगी और बेटी होगी, एक के सिर में बाल्टी थी और एक के हाथ में गिलास था। दूर से हम जा रहे थे, जब वहाँ के देखा उसी पानी से वो अपने मटर की खेती सब कुछ कर रहे हैं। एक जगह कहीं पत्थर ही पत्थर था, मैंने इसमें क्या खेती है, उसने कहा पत्थर तो हमारे लिए सबसे अवसर है कि इसके ऊपर पानी डाल दो, वो धीरे धीरे जाते हैं। अवसरों को हमको ग्रामीण खेती के अंदर अवसरों को तलाशना पड़ेगा और उसके लिए सिर्फ राज्य की अपनी स्थिति नहीं है। एक बार कोशिश हुई थी कि पूरे हिमालयन स्टेट के जो साइंटिस्ट थे, एग्रीकल्चर वैज्ञानिक थे, वाटर से संबंधित वैज्ञानिक थे, उनका यहाँ पर सम्मेलन हुआ था। और दूसरा था कि फिर हिमालयन कृषि पर एक नज़र उत्तराखंड सरकार के साथ भारत सरकार को भी संभावना तलाशनी पड़ेगी कि उत्तराखंड के गांवों की खेती को फिर जीवन का आधार बनाया जा सकता है। मेरा एक मिनट यही है कि मेरा आधार है कि अगर उत्तराखंड की खेती को हम जैसे पहले हमारे पुरखे बस होंगे एक बार जीवन का पुनः आधार बना सकते हैं तो पलायन में रोकने की जो फोर्स पलायन है वो रुक सकता है। और दूसरी चीज़, क्योंकि मैं निशंक जी से कह भी रहा था जब इधर से आवाज़ आ रही थी कि बड़ा विषय बन गया कि पॉलिटिकल पलायन, राजनीतियों का पलायन, ये रैली में एक बड़ी चिंतन, बड़ी गंभीर समस्या है। क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर को बनाते बनाते उस क्षेत्र के लोगों को बड़ा समय लग जाता है। निशंक जी, मैं थोड़ा सा इस पे, क्योंकि 3 लोगों ने जय नहीं, ये वेद का भी वो सवाल होगा और उस बालिका का भी सवाल था, क्या जो पहाड़ पर जो सीटें हैं उन पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है? एक बात तो एक, दूसरा बात, दूसरी बात, एक मिनट नहीं लड़ते नहीं, दूसरा विषय ये कि ये जो डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और आज जो बातें होती हैं, नियोजन की बात होती है। कोई आदमी कहीं भी है, उसके दिल दिमाग में उस पूरे प्रदेश का खाका है कि नहीं। ये मेरे मित्र मेरे को अभी चर्चा कर रहे थे, मैं इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी रहा हूँ, तो मेरी पार्टी यदि मुझे उत्तराखंड के किसी भी कोने से ये कहती है कि यहाँ से आपको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये पार्टी का विषय है, ये व्यक्तिगत आप तय नहीं कर सकते इस बात को। लेकिन मैं ये कहता हूँ विषय केवल विषय इस बात का है, सुने, विषय इस बात का है। निशंक जी देखिए, कई तरह की बातें आई हैं, आपको एक व्यापक दृष्टिकोण में, एक मिनट निशंक जी, ये जो बात उन्होंने कही कि जनप्रतिनिधि भी आके देहरादून में रहना चाहते हैं या मैदानी इलाकों में रहना चाहते हैं या वो दिल्ली में रहना चाहते हैं, ये एक परसेप्शन भी बन जाती है शायद। कई बार जब पलायन बड़ा मुद्दा है, लोग परेशान हैं, तो आमतौर पर जनप्रतिनिधि से ज़्यादा शिकायत भी करते हैं। लेकिन जो मैं आपसे बार बार पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पहाड़ी राज्य की अवधारणा थी, पहाड़ी राज्य के अस्मिता का जो सवाल था, क्या वो पलायन से प्रभावित नहीं होता है? आपने जो चुनौतियाँ बताई हैं नियोजन की और जो प्रयास हैं वो भी बताए, लेकिन
क्या मैं ये गलती कर रहा हूँ कि जो आंकड़े देख के कई बार सारे तथ्य सामने नहीं आते हैं? क्या ये बात सही है कि विधानसभा सीटें घटी हैं और घट जाएंगी अगर 2011 के जनगणना आंकड़ों को आधार बनाकर परिसीमन किया जाए? देखिए, दो बातें हैं। जनसंख्या लगातार बढ़ेगी जी। मैंने जिस एक उदाहरण दिया कि मेरा गांव है, अब मेरे गांव में पहले 50 परिवार थे, आज 100 हो गए जी, कल 200 हो जाएंगे। वो परिवारों की जो आर्थिकी है उस गांव में जी, वो कहाँ खड़ी होगी, इस पे भी तो विचार करिए। बिल्कुल ठीक बात। नंबर एक। नंबर दो, जो मैंने पहले ही कहा कि उसकी भौगोलिक और उसकी स्थिति जो हमारे पास संभावनाएं बिल्कुल ठीक है हैं। सर। लेकिन क्या पलायन को रोकने के लिए या कम करने के लिए कोई नीतिगत पहल हुई है उत्तराखंड के स्तर पर? निश्चित रूप में जी। मैं सोचता हूं कि जो फल घाटियाँ सब्जी घाटियाँ बनाने का है जी, जो 50,000 किसानों को जड़ी बूटी की खेती से जोड़ने का है जी, जो पर्यटन की दिशा में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो योजना है, जो वहाँ का स्थानीय व्यक्ति छोटे छोटे अपने उसको कर सकता है उस स्तर पर, जैसे अभी कहा जा रहा था कि पर्यटक आ रहा है जी, उसकी अवस्थापनाओं के विकास के लिए, तो ये छोटे छोटे स्तर पर ऐसा नहीं है कि नीतियाँ नहीं बनी हैं। छोटे छोटे स्तर पर जो वहाँ की कच्चा माल है उसके आधार पर क्या उत्पाद हो सकते हैं, तो इस दिशा में सरकारों ने कुछ बनाई भी हैं और अभी बनाने की जरूरत भी है, क्योंकि रास्ता हमारा यही है। जी, हमारे पास सीमित समय है। मैं आऊँगा आपके पास। एक और मसला है शायद पलायन से मिलता, जो आप माइक उठा के प्लीज़ किसी और को दे दीजिए। एक और बड़ा मसला है जो उत्तराखंड में जिसकी चर्चा होती है, राजधानी का एक मसला है कि आज हम देहरादून में उत्तराखंड की विधानसभा के इस प्रांगण में चर्चा कर रहे हैं। गैरसैंण एक जगह है, उसको राजधानी के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, लेकिन 17 बरस के बाद भी देहरादून से राजधानी गैरसैंण चली जाए, इसको लेके आम सहमति बनती हुई नज़र नहीं आती है। क्यों तय नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार उत्तराखंड की राजधानी का मुद्दा सेटल हो जाए और कहाँ राजधानी हो, ये एक सवाल फाइनल तौर पे ख़त्म हो जाए? मैं समझता हूँ जहाँ तक राजधानी का विषय है, राजधानी के लिए हमारे आयोग भी बने हैं, सभी दलों की चर्चाएं भी हुई हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सभी दलों की संयुक्त रूप में क्या भी है। लेकिन गैरसैंण में जिस तरीके से, चाहे पीछे की सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, गैरसैंण में हमने सत्र शुरू किए हैं। गैरसैंण राजधानी शब्द जुड़ा है उसके साथ, चाहे वो ग्रीष्मकालीन है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बार जो भी निर्णय है सर्वदलीय बैठ करके तय करना चाहिए। और मेरा सौभाग्य है जी कि मैं कर्णप्रयाग से जब विधायक होता था तो गैरसैंण को केंद्रित करके इलाहाबाद से शिक्षा का निदेशालय मैं लेकर आया था वहाँ, कि ये केंद्र है, गढ़वाल और कुमाऊं का पूरा केंद्र है, इधर से अधिकारी जाएगा और या इधर से जाएगा, तो गैरसैंण हमारा अच्छा केंद्र है और इसलिए वहाँ इस समय राजधानी शुरू हुई है। ये सरकार ने भी वहाँ पर अपना सत्र शुरू किया है, पीछे की सरकार ने। अब सभी दलों को एक बार बैठ करके उसके बारे में एक अंतिम निर्णय लेना चाहिए कि सब वो क्या करना चाहते हैं। देखिए, जो आपने कहा जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 सालों बाद भी हम अपनी राजधानी के विषय में अंतिम फैसला नहीं ले पाए और मेरे ख्याल से ये समय आ गया है कि अंतिम फैसला लिया जाए। सवाल ग्रीष्मकालीन राजधानी का नहीं है, सवाल शीतकालीन राजधानी का नहीं है, सवाल है उत्तराखंड की स्थायी राजधानी का। ये राज्य हिमालयी राज्य है, ये राज्य पर्वतीय राज्य है। इन्हीं सपनों के साथ ये राज्य लड़ा गया था। 11 हिमालयी राज्य है, 10 हिमालयी राज्यों की राजधानी उनके बीच में है, तो उत्तराखंड उसका अपवाद नहीं बन सकता, एक चीज़। दूसरी चीज़ है, राजधानी शहर मात्र नहीं होता, राजधानी उस राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान होता है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि आज इस राज्य में जब गैरसैंण में राजनीति के वो राजधानी को तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुके हैं, तो इस राज्य के दोनों दलों को, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, आज निसिंह जी रूलिंग पार्टी में है, मैं प्रतिपक्ष में, जैसे उन्होंने अंत में कहा, ये आज यहाँ के दोनों राजनीतिक महत्वपूर्ण दलों को
एक पक्ष में है, एक प्रतिपक्ष में है। दोनों पार्टियों को पहले पार्टियां तय कर लें, फिर सरकार तय कर लेगी। आज समय आ गया है कि गैरसैंण के बिना, राजधानी के बिना इस राज्य के तमाम सवालों के उत्तर नहीं दिए जा सकते हैं, चाहे पलायन हो, राजनीतिक पलायन हो। मैं पिछली बार जब सरकार में एक बार मेरे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मेरे लीडर भी रहे हैं, मैंने उनसे कहा इस राज्य में कितनी बड़ी दिक्कत है हमारी की। 13 हमारे ज़िले हैं, 13 ज़िलों में से 10 ज़िलों में जो जिलाधिकारी है वो PCS अधिकारी है, जो अपने जीवन के अंतिम छोर में जब रिटायरमेंट के दर्द में वो जिद में होता है वो है। इस समय सवाल आज हम राजनेताओं के प्रति एक प्रश्न जनता का है, अगर हम वहाँ नहीं जाना चाहेंगे तो क्यों अधिकारी कर्मचारी वहाँ जाना चाहिए? जी टमटा जी, अधिकारी को कर सकते हैं। इसलिए अंतिम रूप से मैं ये फाइनल कहना चाहता हूँ कि राज्य के राजनेताओं को, राजनीतिक ताकतों को, परिधि को ये तय करना पड़ेगा कि राजधानी का प्रश्न अंतिम रूप से हल किया जाए। और मेरे नज़र में, मैं हर बार कहता रहा हूँ कि गैरसैंण के अलावा इस राज्य की कोई राजधानी नहीं बन सकती, क्योंकि गैरसैंण इस राज्य की राजनीतिक भावनाओं का, संग्राम का, पर्वतीय और हिमालयी राज्य का प्रतीक है। अब ये जनता को तय करना है के बारे कि में काम अगर मेरी जानकारी सही है तो जब उत्तराखंड आंदोलन हो रहा था उसी समय से गैरसैंण को राजधानी बनाने की लगभग उसी समय से है। मैं लोगों के पास जाना चाहूँगा, राजधानी का मसला कितना इम्पोर्टेंट है स्टेट के लिए। आप बोलिए। जी जी, आप खड़े, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मेरा नाम अल्पना जदली है, मैं एडवोकेट हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमने उत्तराखंड राज्य की मांग की थी तो हमने एक पहाड़ों के विकास के लिए की थी, और जब तक पहाड़ों का विकास नहीं होगा तो उत्तराखंड का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा कहना सिर्फ यही है कि गैरसैंण में राजधानी होनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड की जब हमने मांग करी थी हमें बहुत सारे मतलब आंदोलन करने पड़े थे। तो मुझे लग रहा है कि हमें आंदोलन करना पड़ेगा, और आंदोलन जब हम करेंगे तो उसमें भूख हड़ताल भी होगी और बहुत कुछ होगा। जी, तो हम चाहते हैं कि हमारी वैसे आपके राजधानी दोनों गैरसैंण में बने। जनप्रतिनिधि ये मानते हैं कि राजधानी का मामला, बैठ जाइए आप, सर्वसम्मति से हल होना चाहिए, तो शायद आंदोलन की जरूरत आपको ना पड़े। और कोई पीछे, अब सबसे पीछे आप दे दीजिए, वो वहाँ पे आपके पास भी आएंगे, पहले उनको बोलने दीजिए, आपके पास आऊँगा मैं पक्का। नमस्कार, मेरा नाम कैलाश कनवाल है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मास कॉम में। आपसे पूछना चाहता हूँ, और बाकी लोगों के लिए भी है कि क्या गैरसैंण एक, जैसे टमटा जी ने कहा कि इमोशनल इशू तो हो सकता है, क्योंकि आंदोलन के दौरान हो सकता है वो केंद्र रहा हो या उस वक्त में डिमांड रही हो, या पहाड़ी राज्य है तो राजधानी भी पहाड़ में होनी चाहिए, लेकिन ये कितना व्यवहारिक है? देखिए साहब, शुरुआत, हर चीज़ शुरुआत से होती है, व्यवहारिक तभी होगी। अभी एक तरफ हम कह रहे हैं पलायन हो रहा है, अगर हमारी राजधानी ही गैरसैंण में नहीं होगी, वहीं से हम शुरुआत नहीं करेंगे तो फिर पलायन को कैसे रोकेंगे? बिल्कुल, बहुत कहाँ से बनाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है आपने। आप उनको माइक दे दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, बड़ी अच्छी बात है जी। अपना नाम बता दीजिएगा। मैं शंकर सिंह भाटिया हूँ। मुझे राजधानी, चूँकि राजधानी पे हम बात चल रही है, मैं आजकल इशू गैरसैंण बन गया है उत्तराखंड के अंदर जी। मैं कहना चाहता हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टी ने गैरसैंण को, जो कि उत्तराखंड आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है, निर्विवादित रूप से गैरसैंण पे सभी लोग सहमत थे जी। क्योंकि बीजेपी या कांग्रेस का आंदोलन नहीं था जी। तो इन लोगों ने विवाद डाल के गैरसैंण को विवादित बनाया है, और ये आगे भी अब चूंकि एक प्रेशर बन रहा है। कहाँ, ये तो दोनों कह रहे हैं कि बननी चाहिए, गैरसैंण को जी भी कह रहे हैं और टमटा जी भी कह रहे हैं। यही सवाल सर, यही तो राजनीति है। हाँ। राजनीति यही आती है कि आप ये कहेंगे कि हम, कांग्रेस ने वहाँ विधानसभा बनवाई तो उसे स्थायी राजधानी घोषित क्यों नहीं करी? अगर आप समर्थक हैं तो दिक्कत कहाँ थी जी। और बीजेपी ने जब राज्य बनाया, बीजेपी कहती है कि 2000 में इन्होंने राज्य बनाया है, तो इन्होंने देहरादून राजधानी घोषित क्यों करी? क्यों निर्विवादित स्थल को छोड़ दिया? क्योंकि इनको अपनी सुविधाएं चाहिए, पॉलिटिशियन को अपनी सुविधाएं चाहिए। देहरादून में इनके लिए सारी सुविधाएं हैं और पहाड़ में सुविधाएं नहीं है। अगर ईटानगर में टेंट में राजधानी बन सकती है तो उत्तराखंड के अंदर क्यों नहीं टेंट में राजधानी बन सकती है? जी बिल्कुल। और आपकी बात आ गई। मैं योगेश भट्ट,
मेरा मानना ये है कि अगर राज्य की मूल अवधारणा पर्वतीय प्रदेश की है तो राजधानी पर्वतीय क्षेत्र में ही होनी चाहिए। जी। आज गैरसैंण या भराड़ी सैंण जो जी, भी आपकी है बात वो ठीक ऐसे ना हो जाए कि जैसे अभी निशंक जी ने कहा कि जब वो पर्वतीय विकास मंत्री थे, सही बात है कि उन्होंने एक अपर निदेशक शिक्षा का वहाँ पर कार्यालय खुलवाया, बोर्ड लगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या रही कि वो कार्यालय कभी चला ही नहीं, वहाँ कभी एडी बैठा ही अगर नहीं। विधानसभा वहां नहीं चल रही है तो कार्यालय की उम्मीद आप क्या करेंगे? अगर राजधानी के मसले को देखें, दो विषय हैं। एक विषय तो यह है कि राज्य की अवधारणा पहाड़ी राज्य की थी और पहाड़ी क्षेत्र में गैरसैंण जो है वो राजधानी होनी चाहिए, इमोशनल इशू भी है और आंदोलन के वक्त भी ये बात रही कि राजधानी। क्या कारण है कि 17 बरस में अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हुए, तेलंगाना राज्य बना, अमरावती वहाँ पर राजधानी के तौर पर बनाई जा रही है और बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पे काम चल रहा है। आप देखेंगे दिल्ली में भी होर्डिंग लगे हुए हैं। क्या कारण है कि 17 बरस में राजधानी नहीं बन पाई और कब तक आप उम्मीद करते हैं कि एक स्थायी राजधानी उत्तराखंड को मिल जाएगी? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है जैसे देहरादून उत्तराखंड है ही नहीं। क्या ये देहरादून? और दूसरी बात, मुझे ये भी बहुत खराब बात है, 2 निर्णय उस समय हुए थे, मुझे याद आता है क्योंकि उस निर्णय में मैं भी था कि यहाँ से जो अवस्थापना है यहाँ से तत्काल, क्योंकि 9 दिन के अंदर ये फैसला करना था और अधिसूचना हुई थी, यहाँ से शुरू करो। जब राज्य की अपनी सरकार होगी तो वो इस बारे में निर्णय लेगी कि वो कहाँ पर बनाना चाहती है। कोई गलत निर्णय नहीं था क्योंकि वो अंतरिम सरकार थी। वो उत्तर प्रदेश के लिए चुने हुए लोगों की जो यहाँ पर अंतरिम सरकार 2000 में बनी, उसने भी ये तय किया कि ये राज्य की राजधानी यहाँ के लोगों के द्वारा चुनी सरकार बनाएगी। अब यहाँ पर यदि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी है तो आंदोलन तो सारे लोगों ने किया, कोई आंदोलनकारी अलग से थे और राजनीतिक दल अलग थे, ऐसा नहीं था। हर व्यक्ति का योगदान है साहब, उसमें हर व्यक्ति का योगदान है नीचे से लेकर ऊपर तक। लेकिन हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये पर्वतीय प्रवेश है, इसकी अवधारणा पर्वतीय प्रवेश के आधार पर खड़ी होनी चाहिए। हमारी पहचान भी, हमारी जो उत्तराखंड की पहचान है, हमारा पहाड़ है, हमारे हिमालय है, गंगा है, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री और कैलाश मानसरोवर, ये हमारी पहचान है। और हम जो पर्यटन के रूप में जो लोगों की अवधारणा है उससे थोड़ा सा हट करके हूँ मैं, क्योंकि हम भारत की संस्कृति का प्राण भी हैं। हम पर्यटकों के सैलानियों के लिए यहाँ मौज मस्ती का केंद्र नहीं हो सकते। इस बात को हम अपनी जिम्मेदारी को भूलते नहीं हैं। 2 विदेशी सीमाओं से घिरा मेरा उत्तराखंड ये सैन्य बाहुल्य प्रदेश है, तो इसलिए हमको उन सारी चीज़ों पर बैठ करके नियोजन करना होगा। और जो मैं समझता हूँ जो 2020 विज़न 2020 मैंने जब मैं मुख्यमंत्री था विज़न 2020 तैयार किया था और उसके आधार पर जिस प्रतिस्पर्धा में कोई खड़ा नहीं हो सकता वो चीज़ें हमको करने की है और इस बात को व्यवस्थित चरणबद्ध तरीके से विकास की ज़रूरत है। काफ़ी कुछ हो गया, अभी रास्ता आगे बढ़। टमटा जी बहुत संक्षेप में मैं टू द पिन पॉइंट बात करना चाहता हूँ। मैं कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट, और इन दोनों दलों के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य की स्थायी राजधानी पर वो गंभीरतापूर्वक विचार करें और एक नतीजे पर है जो लोग आज कह रहे हैं कि ये पर्वतीय अवधारणा पर आधारित राज्य था, उसके लिए संघर्ष उन्होंने किया था और उस राज्य के अलावा पर्वतीय क्षेत्र के अलावा उस राज्य की राजधानी कहीं जा नहीं सकती है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को हमारा काम है जो राजनीतिक दलों का, क्योंकि कल को जब हम एक जगह पर आ जाते हैं कि ये राजधानी बनी, पूरे प्रदेश की राजधानी को, चाहे पर्वतीय भाग हो, मैदानी भाग हो, उन जनता को हमको ये कहना कि ये फैसला हमने राज्य के हित में लिया है, ये दायित्व हमारे ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं समझता हूँ गैरसैंण पर स्थायी राजधानी के प्रश्न पर हम दोनों दलों को एक साथ आना चाहिए और गैरसैंण को इस हिमालयी राज्य की, पर्वतीय राज्य की राजधानी के विकल्प के रूप में हमको तैयार करना चाहिए। जी टमटा जी, आपकी इसी टिप्पणी के साथ, क्योंकि कार्यक्रम का समय सीमित है, बहुत सारे लोग हैं जो सवाल करना चाहते हैं, कई और मसले होंगे जो शायद हमसे छूट गए होंगे,
लेकिन राज्यनामा में हमारी कोशिश यही होती है कि राज्य के जो बड़े मसले हैं, जो वहाँ के लोग समझते हैं कि उन मसलों पर चर्चा ज़रूरी है, और उनके राज्यसभा सांसद या लोकसभा सांसद संसद में उन मसलों को उठाएं, उन पर काम करें, उन मुद्दों को, उन मसलों को जानने की कोशिश इस कार्यक्रम में हम करते हैं। जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, आज यहाँ पर हमारे दोनों ही राजनीतिक मेहमानों ने, हालांकि उन पर बार बार आरोप लगे कि राजनीतिक दृष्टि से वो बात करें, लेकिन राजनीति से ऊपर उठकर, अपने पार्टी हितों से ऊपर उठकर सवालों के जवाब दिए। यहाँ के लोगों ने भी यहाँ के मसलों को उठाया, चाहे वो मसला पर्यटन का हो, रोजगार का हो, या फिर सुनियोजित विकास का हो, या फिर राजधानी का हो। सारे सवाल यहाँ पर आए हैं और इस उम्मीद के साथ कि हमारे दोनों जनप्रतिनिधि जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, पुरजोर तरीके से अगर ज़रूरत होगी तो संसद में इन मसलों को उठाएंगे, उठाते भी रहे होंगे। और लेकिन यहाँ के लोग किन मसलों को चाहते हैं कि वो मसले केंद्र में आने चाहिए, चर्चा में आने चाहिए और संसद और विधानसभाओं में उठाए जाने चाहिए, उनकी एक झलक हम इस कार्यक्रम में पेश कर पाए हैं। राज्यनामा में हमारी कोशिश होती है राज्यों के मसलों को समझने की, और ये एक ऐसी कोशिश है जो सिर्फ चुनाव के दौरान नहीं होती है। जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो राज्यों के मसले ज़रूर उठते हैं, लेकिन राज्यसभा टीवी साल के हर महीने एक नए राज्य में जाकर वहाँ के मसलों पर चर्चा कराने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही कोशिश हमने यहाँ उत्तराखंड देहरादून से की, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।